नहीं भैया, आप गलत कह रहे हैं। हम प्रैक्टिसिंग बहुत किए थे भैया। मतलब एग्जाम ओरिएंटेड आप प्रैक्टिसिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर आप जेई और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा आपका एग्जाम। अगर उस एग्जाम देते वक्त भी अगर आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, इट मींस वो चीज आपके एग्जाम से ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट। आप लोगों को भी पता है कि जेई और नीट की प्रिपरेशन के टाइम में बहुत सारे मॉक टेस्ट देने होते हैं, और आप लोग भी ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि अपने प्रिपरेशन टाइम में बहुत सारे मॉक टेस्ट दे रहे होंगे। लेकिन आप लोगों में से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं, अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बाद भी उनके मॉक टेस्ट में अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं हो पा रहे हैं। तो मेरा नाम है यार देवांश मिश्रा और स्वागत है आप लोगों का लीडरशिप जेई नीट चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं कि कैसे आप अपने मॉक टेस्ट में अपने मार्क्स इंप्रूव कर सकते हो। यार हम ये गारंटी से बोल रहे हैं कि ये वीडियो जितनी भी लंबी है, आप इसको अगर पूरा देख करके अगर फॉलो कर लिए ना, तो आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स ड्रास्टिकली चेंज होना शुरू हो जाएंगे और वो आपको दिखेगा कि आपके मार्क्स इंप्रूव हो रहे हैं। आप इस भैया की बात मान लो, बहुत सारे बच्चे नए होंगे जो हमें पहली बार देख रहे होंगे, वो बेटा बस थोड़ी देर तक 15 मिनट आप बहुत जगह टाइम वेस्ट करते होंगे, यही सोच के आप लोग इस वीडियो को देखिए कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। लेकिन हम इस बात की गारंटी दे रहे हैं, जब इस वीडियो के लास्ट मिनट पे होंगे तो आप लोग बोलेंगे कि यार टाइम वेस्ट नहीं हुआ अपना। इस बात की श्योरिटी से वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। और थोड़ी वीडियो लंबी होगी, उसका रीजन ये होगा कि हमें पूरी चीजें एक्सप्लेन करनी है आपको, तो हम यहां पे सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं करेंगे। जल्दी से चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे, वहां पे आपको हम अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे कि कैसे आप अपने मॉक टेस्ट में मार्क्स इंप्रूव करोगे। तो चलिए चलते हैं। यार हम लोग बेसिकली 5 पॉइंट के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि आप लोग अपने टेस्ट में गलतियां परफॉर्म करते हो। आप लोग ध्यान से ये सारे 5 पॉइंट्स को देख लो, और ये ही सारे 5 पॉइंट हैं जो आपके एग्जाम में आपको प्रॉब्लम की तरफ फेस करने पड़ते हैं। पहला है, पता ही नहीं चला भैया कि क्वेश्चन क्या था, या क्वेश्चन किस टॉपिक से था, पता ही नहीं चला। या तो फिर भैया क्वेश्चन पता था, टॉपिक भी समझ में आ गया कि किस टॉपिक से था, बट वो टॉपिक ही नहीं याद आया भैया। भैया हम सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, सब कुछ हो गया था, बट भैया लास्ट में सिली मिस्टेक हो गई भैया। भैया बहुत घबरा गए थे भैया, बहुत बेचैनी हो गई थी एग्जाम में। क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे थे बट लग रहा था कि यार क्या हो रहा है मेरे साथ, हमें नहीं आ रहा है, एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। तो ये एग्जामिनेशन टेम्परामेंट में ये पॉइंट आती है। ये 5 पॉइंट आप लोग देख लीजिए और बारी बारी से इन 5 पॉइंट पे डिस्कशन करने वाले हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, बट यार लास्ट में आप जो वैल्यू लेके जाएंगे ना, वो बहुत जबरदस्त होने वाला है। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। तो सबसे पहले पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि भैया पता ही नहीं चला क्वेश्चन किस टॉपिक से था। तो आपको पता है यार कि ये प्रॉब्लम आपके साथ क्यों आई? क्योंकि यार आपने उस टॉपिक को पढ़ा ही नहीं। सोचो अगर आप वो पढ़े भी होते ना, तो आपको हल्का सा आइडिया होता कि यार ये क्वेश्चन पर्टिकुलर उस पर्टिकुलर टॉपिक से है, बट आपने उस टॉपिक को पढ़ा ही नहीं, इसीलिए ये प्रॉब्लम आपके सामने फेस हो रही है। तो यार आप उस चैप्टर को या उस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ लीजिए, आपको वो चीज आ जाएगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब आगे पॉइंट पे बढ़ते हैं कि भैया क्वेश्चन समझ में तो आया, कॉन्सेप्ट ही नहीं याद आया। इसमें जो सबसे मेजर पॉइंट होता है यार, क्वेश्चन तो समझ में आ गया, यानी कि कभी ना कभी आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़े हो जिस टॉपिक का वो क्वेश्चन है, यानी कि आप उस टॉपिक को पढ़ने के बाद उसको रिवाइज नहीं किए। ठीक है भैया, तो रिवीजन के लिए भैया यार टाइम ही नहीं मिलता। इतने टॉपिक रनिंग में चलते रहते हैं कि रिवीजन का भैया टाइम ही नहीं मिलता है, क्या करें। देखो यार एक बात याद रखना, आपको लास्ट में चल के जब आपके सारे सिलेबस खत्म हो जाएंगे ना, तो उस टाइम पे आपको रिवीजन करना ही करना होगा 1 मंथ के लिए। मान लीजिए कि आप क्लास 11th में सेंटर ऑफ मास पढ़े थे, अब जब सोच के देखिए, आप जब 2 साल बाद दिसंबर में जब उसका रिवीजन कर रहे होंगे, तो वो टॉपिक आपको कितना अनफ्रेश लगेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि यार उस टॉपिक को जब आप पढ़ रहे हो ना, तो लग रहा हो कि यार ये तो पहली बार देख रहे हैं, जबकि आप उस टॉपिक को पढ़े थे। तो याद रखिएगा मेरी बात यार, कि आपको प्रॉपर टाइम इंटरवल पे आपको चीजों को, जो पुरानी चीजें हैं वो रिवाइज करते रहना है। क्योंकि आप लोग को भी पता होगा, आप लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट का किसी भी मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, तो उनके एग्जाम में या उनके मॉक टेस्ट में पीछे वाले टॉपिक्स भी आते हैं जो ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं। तो उनका रिवीजन टाइम इंटरवल पे, पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे करना बहुत जरूरी है। भैया कब करें टाइम रिवीजन, हमें तो टाइम ही नहीं मिलता। तो आपको रिवीजन करना है छुट्टियों पे। जैसे मान लीजिए आप क्लास 12th में, आप 11th का कोई भी एक चैप्टर उठाइए, जैसे रोटेशनल मैकेनिक्स उठा लीजिए, या वर्क एनर्जी पावर उठा लीजिए, या केमिस्ट्री का कोई चैप्टर उठा के उसको रिवाइज करिए। 3 से 4 घंटा टाइम उसको दे दीजिए, छुट्टियों में दीजिए। क्योंकि जब आपके क्लासेस अगर रनिंग में है, तो जाहिर सी बात है आपको क्लासेस के बाद जो क्लासेस में पढ़ाया गया उसकी पढ़ाई करनी होगी। ऑफ कोर्स आपको रिवीजन का टाइम उस टाइम पे नहीं मिलेगा, लेकिन आप छुट्टियों में ये सारे रिवीजन कर सकते हैं। 4 घंटा 5 घंटा एक स्ट्रेच का, और उसमें कोशिश करिएगा
करूंगा कि मोर ओवर क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग पे ज्यादा फोकस करिएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से करने की कोशिश करिएगा और अच्छे अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिसिंग करिएगा। और हर छुट्टियों में 3 से 4 घंटे पुराने टॉपिक का रिवीजन जरूर किया करिए। और खास करके संडे और जो भी हॉलीडेज आने वाले हैं, आप लोग की दिवाली भी आने वाली है, उसको यूटिलाइज जरूर करिएगा। तो इस तरीके से आप रिवीजन से जो लैगिंग होती है रिवीजन पोर्शन की, वो रिवीजन कर सकते हैं। रिवीजन में एक पॉइंट और ऐड करेंगे कि आप लोग अपने शॉर्ट नोट्स भी बना के रखे रहिएगा बेटा, क्योंकि जब जैसे ही आपके मॉक टेस्ट आते हैं ना, तो एक दिन पहले शॉर्ट नोट्स बहुत अच्छे तरीके से काम में आते हैं, क्योंकि एक एक कॉपी का आपका पूरा चैप्टर होगा, लेकिन आपके शॉर्ट नोट्स में एक पेज में पूरा चैप्टर समराइज होगा, तो वो काफी हेल्प करता है रिवीजन के लिए। तो ये 2 पॉइंट रिवीजन के लिए आपको हेल्प करेगी और इस प्रॉब्लम को खत्म करेगी कि भैया क्वेश्चन समझ में तो आया बट कॉन्सेप्ट ही नहीं आया। जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, मेरे हिसाब से ये वाला पॉइंट है, और मैक्सिमम बच्चों को इस पॉइंट से दिक्कत आ रही होगी। और ये पॉइंट क्या है भैया, क्वेश्चन समझ में आया, फॉर्मूले भी याद थे, कॉन्सेप्ट भी याद था, बट फिर भी क्वेश्चन नहीं बना। अब इसके देखो यार बहुत सारे पॉइंट होंगे और ये सारे पॉइंट हम आपको सामने लिख के दिए हुए हैं। तो क्या प्रॉब्लम है भैया, क्यों नहीं आया क्वेश्चन, हमने क्यों नहीं बना पाए क्वेश्चन कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला याद होने के बाद भी? इसका जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो है लैक ऑफ प्रैक्टिसिंग। आपने प्रैक्टिसिंग नहीं की अच्छे तरीके से और ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिसिंग नहीं की। क्योंकि अगर आपको मॉक टेस्ट में या आपने एग्जाम में अगर नंबर स्कोर करना है ना, तो आपको प्रैक्टिसिंग ज्यादा से ज्यादा करनी है। नहीं भैया आप गलत कह रहे हैं, हम प्रैक्टिसिंग बहुत किए थे भैया। तो अगर आप प्रैक्टिसिंग किए हैं बट फिर भी नहीं बना, तो उसमें और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आप लैग कर रहे हैं। क्या है वो पॉइंट? आपने या तो अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिसिंग नहीं की जो कि एग्जाम लेवल के हैं। याद रहे ये बात कि आपको किसी टॉपिक के क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग करना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये मेक श्योर करना है कि एग्जाम का जो लेवल है उस लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिसिंग आप कर रहे हैं कि नहीं। मतलब एग्जाम ओरिएंटेड आप प्रैक्टिसिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्योंकि यार आप क्या कर रहे हैं इससे मतलब नहीं है, एग्जाम को, जो एग्जाम आप देने जा रहे हैं उसको आपसे क्या चाहिए, इससे ज्यादा मतलब है। तो अगर एक अच्छे लेवल आप प्रैक्टिसिंग खूब किए, सारे एकदम लल्लू पिंजू क्वेश्चन बना के चलते गए, लेकिन अगर आप एक अच्छे लेवल की क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट इनहैंसिंग क्वेश्चन होते हैं उनकी प्रैक्टिसिंग नहीं किए, तो मे बी आपके मॉक टेस्ट में एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, क्योंकि आपने उस लेवल के क्वेश्चन परफॉर्म नहीं किए। बच्चे बोलेंगे नहीं भैया हम तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके गए थे जेईई एडवांस के, हम तो जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके गए थे, बट फिर भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? उसका जो अगला रीजन है वो है इफेक्टिव प्रॉब्लम प्रैक्टिसिंग। आपने अच्छे लेवल की क्वेश्चन की प्रैक्टिसिंग की, लेकिन इफेक्टिव प्रॉब्लम प्रैक्टिसिंग नहीं की। अब भैया इफेक्टिव प्रॉब्लम प्रैक्टिसिंग कैसे की जाएगी, आप ही बता दीजिए। उसके भी सब पॉइंट लिखे हैं। तो देखिए, प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने का ना एक अप्रोच होता है। क्या अप्रोच होता है? उसका एक एग्जैक्ट अप्रोच आई बटन पे एक वीडियो मिल जाएगी जिसपे हम कंप्लीट अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, बट यहां पे भी थोड़ा मोटा मोटा एक्सप्लेन कर देते हैं, इससे बेनिफिट होगा और हम रिकमेंड करेंगे कि उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है आपको, अप्रोच क्या होगी? पहले क्या करिए, आप उस क्वेश्चन का एक लुक लीजिए। आप पहले क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट तो करिए, पहले अटेम्प्ट करिए, नहीं आया, आप मेहनत किए, 2 मिनट हो गया, 3 मिनट हो गया, नहीं आ रहा भैया, अच्छा अब क्या करिए, क्वेश्चन नहीं आया, आपको पता तो है ना कि किस टॉपिक से है, क्या कॉन्सेप्ट लगने वाला है, बट क्लिक नहीं हो पा रहा है, तो आप क्या करिए, अपने जो नोट्स हैं उनको दोबारा से निकालिए, उस टॉपिक को दोबारा से खोलिए और रिवाइज करिए उस टॉपिक को दोबारा से कि यार ये मतलब ये क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है। क्या आपको कॉन्सेप्ट से प्रॉब्लम आ रही है तो उस कॉन्सेप्ट को दोबारा रिवाइज करिए, उस टॉपिक को दोबारा रिवाइज करिए। उसके बाद जो भी क्वेश्चन उस टॉपिक से रिलेवेंट है, एग्जाम्पल्स हो सकते हैं या सर आपके नोट्स में करा के रखे हो, उन कॉन्सेप्ट्स को दोबारा, मतलब उन क्वेश्चंस को दोबारा देखिए और उसके बाद फिर आप अगेन उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। ठीक है, तो हो सकता है 50% प्रोबेबिलिटी कि आपसे वो क्वेश्चन बन जाए। लेकिन अगर वो क्वेश्चन नहीं बना आपसे, तब जाकर के आप उसके सॉल्यूशन देखिए। आ रही है बात समझ में? और उसके बाद सॉल्यूशन बंद करने के बाद उस क्वेश्चन को रीअटेम्प्ट करिए, क्योंकि आपने उस क्वेश्चन को नहीं बनाया है, आपने सॉल्यूशन देख के उस क्वेश्चन को समझा है बस। जब तक आपका पेन नहीं चलेगा ना, तब तक वो क्वेश्चन आपका 100% सॉल्व नहीं कहलाएगा। और सच बताएं, आप करके देख लीजिएगा, आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो सॉल्यूशन देखने के बाद भी उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। आ रही है बात समझ में? तो उस क्वेश्चन को रीअटेम्प्ट जरूर करिएगा। ये जब आप स्टेप फॉलो कर लेते हैं तब इसको हम मानेंगे कि ये आप इफेक्टिव प्रॉब्लम प्रैक्टिसिंग किए हैं। आप ये जो शेड्यूल बता रहे हैं ना बेटा, ये जो बातें बता रहे हैं ना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसीलिए ये सामने आपके स्लाइड बना के लाए हैं। स्क्रीनशॉट लेके इसको अपने
रूटीन में फॉलो कर दीजिए और आपको 2 से 3 हफ्ते बाद इसका रिजल्ट आपको दिखना शुरू हो जाएगा। इस बात की मेरी गारंटी है। और नीचे कमेंट में आके एक दिल जरूर डाल दीजिएगा, हम समझ जाएंगे कि आपको इससे प्रॉफिट हुआ है। लास्ट चौथा पॉइंट जो है वो है सिली मिस्टेक। भैया सब कुछ हो गया था, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे, लेकिन सिली मिस्टेक हो गई। सिली मिस्टेक क्यों हुई यार? सिली मिस्टेक देखो बहुत सारे रीजंस की वजह से होती है। जैसे सिली मिस्टेक, एक क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन में सिली मिस्टेक क्या हो सकती है? कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, 2 into 4 10 लिख रहे हो, सिली मिस्टेक है। या फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि बताइए कि कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है, लेकिन आप उसको पढ़े ही नहीं कि वो पूछा है कि इनकरेक्ट ऑप्शन पे टिक मारना है और आप करेक्ट पे मार के चले आए। समझ रहे हो? यही सारी मिस्टेक सिली मिस्टेक होती हैं। या फिर आप क्या किए, ओएमआर में ऑप्शन ए था, आप आंसर निकाल लिए पेपर पे कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, आप निकाल लिए, आपका आंसर आ चुका है, लेकिन आप बी पे टिक मार रहे हो। अरे यही सिली मिस्टेक होते हैं, और यही 2 रीजन की वजह से होते हैं। या तो आपके दिमाग में कुछ खुरापात चल रहा होगा जो कि एग्जाम से बिल्कुल अलग होगा, आपके या तो कुछ निगेटिव थॉट्स चल रहे होंगे या कोई ना कोई थॉट्स चल रहा होगा। तो आप वो अपने आप को एनालाइज करो कि यार एग्जाम से इंपॉर्टेंट ऐसा क्या है जो थॉट आपके दिमाग में चल रहा है। क्योंकि अगर आप जेईई और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा आपका एग्जाम। अगर उस एग्जाम देते वक्त भी अगर आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, इट मींस वो चीज आपके एग्जाम से ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ऐसा नहीं होना चाहिए अगर आप जेईई और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस डिस्ट्रैक्शन से तुरंत दूर हो जाइएगा। एग्जाम हॉल से निकलते ही उससे दूरी बनाना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आपको वो मॉक टेस्ट में परेशान कर रहा है तो वो आगे आने वाले टाइम में भी आपको वो चीज परेशान कर सकती है। तो उस डिस्ट्रैक्शन से आपको दूर हो जाना है। और जो सेकंड पॉइंट है, आपको मेडिटेशन ट्राई करना है। आप लोग बहुत सारी वीडियोस में देखे होंगे कि फोकस बनाने के लिए मेडिटेशन करो 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 करो। अरे यार सच में बहुत बेनिफिट होता है। 2 मिनट 3 मिनट तो दे सकते हो ना पूरे दिन का, 2-3 मिनट दे के शुरू करो, आपको प्रॉफिट जरूर मिलेगा। आपका फोकस बनना शुरू हो जाएगा और फोकस बनते ही आपकी सिली मिस्टेक कम होना शुरू हो जाएंगी। और अगर आप मेडिटेशन ट्राई करोगे तो जो ऊपर वाला पॉइंट है ना कि डिस्ट्रैक्शन से दूर होना है और एग्जाम पे अपने सिर्फ फोकस करना है, वो भी आप कर पाओगे मेडिटेशन करके। तो ये तरीका है आपको सिली मिस्टेक से बचने का। एंड लास्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम बोलेंगे, आप सब कुछ कर लो, लेकिन अगर आपके पास एग्जामिनेशन टेम्परामेंट नहीं है ना तो आप एग्जाम में मार्क्स स्कोर नहीं कर पाओगे, इस बात की मेरी गारंटी है। आपको सब कुछ आ रहा है, आप सब कुछ भैया अच्छे से प्रैक्टिस किए थे, एकदम पूरा एकदम फाड़ू, एकदम जेईई एडवांस के क्वेश्चन तो हम अपने पेन से ऐसे हिला के सॉल्व किए थे। लेकिन अगर आप एग्जाम में जाके डर गए ना, यानी कि आपका एग्जामिनेशन टेम्परामेंट बहुत गंदा है, आप डर गए, आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे। आप एक ही क्वेश्चन को बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हो, मतलब एकदम ईगो पे ले लिए कि यार ये कैसे नहीं बना हमसे, एकदम ईगो पे लेके और सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो रगड़ के, लेकिन नहीं हुए जा रहा है, यानी कि आपके अंदर एग्जामिनेशन टेम्परामेंट की दिक्कत है। आपको क्या करना था उस पॉइंट पे, उस क्वेश्चन को स्किप करके तुरंत आगे वाले क्वेश्चन पे बढ़ना था। यानी कि एग्जामिनेशन टेम्परामेंट की प्रॉब्लम आ रही है इन्हीं सारे रीजंस की वजह से। और वो कैसे दूर होगी? वो दूर होगी बहुत सारे मॉक टेस्ट दे दे करके। आप हर मॉक टेस्ट में अपनी चीजों को एनालाइज करिए कि आप जब अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपका तरीका क्या था क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने का। और अगर आपको लगे कि यार इससे अच्छा तरीका आप फॉलो कर सकते हैं क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने का, तो वो सारे स्किल्स आप अपने प्रिपरेशन टाइम में ही उसको एक्सपेरिमेंट करते जाइए। और ईगो से बचिए कि यार एक एक क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम तो नहीं दे रहे हैं, और हर सब्जेक्ट को इक्वल टाइम डिस्ट्रीब्यूशन दीजिए। शुरू करिए केमिस्ट्री से, क्या पता केमिस्ट्री, क्योंकि केमिस्ट्री थोड़ी उसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक भी होती है, तो शायद रट्टू वाले सवाल भी केमिस्ट्री में डायरेक्ट बन जाते हैं जो कि आप देख के टिक मार सकते हो। तो मे भी केमिस्ट्री आप 45 to 40 मिनट्स दे करके सॉल्व कर सकते हो। तो शुरू केमिस्ट्री से करिए, उसके बाद आपको जो भी स्ट्रांग लगे, आपका फिजिक्स स्ट्रांग है तो फिजिक्स से शुरू करिए, मैथ्स स्ट्रांग है तो मैथ्स से शुरू करिए। अगर आप बायो वाले बच्चे हैं तो हम हाईली रिकमेंड करेंगे कि आप बायो, देन केमिस्ट्री, देन फिजिक्स पे हाथ लगाइएगा। तो ये यार एग्जामिनेशन टेम्परामेंट क्या होता है, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे डेवलप होता है, क्योंकि डर वो आपको एग्जाम देकर ही खत्म होगा। अगर आप साइकिल चलाना सीखना शुरू किए थे तो आपको स्टार्टिंग में साइकिल चलाने में डर लग रहा था, लेकिन अगर आप साइकिल चलाएंगे ही नहीं तो आप साइकिल चलाना कभी नहीं सीख पाएंगे। तो एग्जाम से अगर आपको डर लगता है तो जब तक आप एग्जाम देंगे नहीं तब तक वो डर खत्म नहीं होगा। आ रही बात समझ में? तो यार यहीं तक थी वीडियो। यही वो 5 पॉइंट हैं जो कि आप एग्जाम में लैग करते हैं।
आप एनालाइज कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई पॉइंट समझ में आता है ना कि आपको एग्जाम में इसी वजह से आप मार्क्स स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, हमें नीचे कमेंट डाउन करके बताइएगा। लेकिन मेरे हिसाब से यही वो मेजर पॉइंट है जिनकी वजह से आप एग्जाम में मार्क्स स्कोर नहीं कर पा रहे हो। सच बताएं बेटा तो ये सारे पॉइंट्स को अच्छे से एनालाइज करिएगा और अपने रूटीन में ऐड करिएगा और आपको कंफर्म इससे प्रॉफिट होगा। आई विल गारंटी यू। रिसर्च करके बनाया गया, कम से कम 2 से 3 घंटे बैठ के इस टॉपिक पे सोचे कि क्या यार प्रॉब्लम है और क्या इसका सॉल्यूशन है, तब जाकर के ये वीडियो बनी है और ये अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बनी है, अपने बच्चों से बात करके बनी है। तो इसको फॉलो जरूर करिएगा। और अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हैं तो यार एक लाइक बनता है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और नीचे कमेंट करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और कैसी वीडियो चाहिए आपको। आई होप कि आपको ये प्रॉफिट होगा और आप इसको फॉलो करने वाले हैं। अगर करने वाले हैं तो नीचे लिखिए कि भैया फॉलो करने वाले हैं यार। तब तक के लिए मिलते हैं यार अगले वीडियो में। ध्यान रखिएगा अपना, घर वालों का ध्यान रखिएगा और अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। कीप हसलिंग। मिलते हैं तब तक के लिए अगले वीडियो में। बाय।